अस्सलाम वालेकुम। वसीम मलिक और मरियम नवाज़ ख़ान आपको FCR1 में खुश आमदीद कहती हैं। नाज़रीन, आज के इस वीडियो लॉग में आपके सामने कोई ख़बर या किसी हवाले से कोई तज्ज़िया नहीं रखेंगे, बल्कि एक मकालमा करने की कोशिश करेंगे। आप और हम इस वीडियो के तवस्सुत से उस अहम तरीन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसको बुनियाद बनाकर इस मुल्क में जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी, बुनियादी इंसानी हकूक़, उनमें जो रही सही कसर थी वो छीन ली गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9 मई 2023 के वाक़यात। दो फरीकैन हैं, एक इमरान खान, दूसरा इस मुल्क की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। दोनों के मौक़िफ़ में तज़ाद है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और कहती है कि माना जाए, उनके पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा था, ये इदारों में बगावत और मुल्क दुश्मनी थी। गुज़श्ता 76 सालों से जो दुश्मन इस मुल्क के साथ नहीं कर सका वो इमरान खान ने किया, जबकि इमरान खान कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उससे बढ़कर कुछ नहीं था। तो जहां इतने बुलंदो बाग दावे किए गए हैं, तो अब तो 26 माह गुजर चुके। आखिर इस मुल्क की फ़ौजी अदालतों ने भी इस मुकदमे में काम किया। फ़ौजदारी यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी इन मुकदमात पर तकरीबन काम मुकम्मल करने जा रही हैं। तो अब तक की दस्तयाब एविडेंस जो कि अदालतों में पेश किए गए हैं, उनका जायज़ा लेंगे और फिर फैसला आपके सामने रखेंगे कि कौन सा फरीक दुरुस्त कह रहा है या गलत। बिल्कुल वसीम, ये जो वाक़या था 9 मई 2023 का, उस वाक़ये के बाद से आज तक मुल्क में जो कुछ हुआ वो बेहतरी की जानिब नहीं बल्कि मज़ीद तनज़्ज़ुली की जानिब बढ़ने का था। लेकिन इसमें दोनों फ़रीक़ैन के बहुत सारे बयानात हैं। 9 मई हुआ तो ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो दिन काफ़ी खौफनाक बना दिया गया था। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मकीनों को पता है कि इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, मगर उसके बाद उसका जो बयानिया था वो बयानिया शुरू होता है 15 मई के बाद, यानी 6 दिन के बाद। गिरफ्तारियां हो चुकी, सब हो चुका, लेकिन ये जो मुल्क दुश्मनी, इदारों में बगावत, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ मामला था, ये 6 दिन के बाद सामने आया। और वो कैसे कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी सरबराही में 15 मई 2023 को जो GHQ है रावलपिंडी में, उसमें एक खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर ये कहा गया, इजलास को आगाह किया गया कि एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत शोहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती, तारीख़ी इमारतों को नजर आतिश करने और अस्करी तनसीबात की तोड़ फोड़ के वाक़यात पेश आए, जिनका मकसद इदारे को बदनाम करना और उसे जज्बाती रद्द-ए-अमल देने पर उकसाना था। फोरम ने, यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो खसूसी की गई थी, उसने सियासी मकासद से मुंसलिक और इश्तियाल अंगेज़ हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत भी की। और उसके बाद ये कहा कि जो कोर कमांडर्स ने कहा कि ये अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल वाक़यात हैं जिस पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान जो है उनके दिली जज्बात और जो इस्तराब है उसका इजहार ये कोर कमांडर्स ने अपने तमाम जवानों की जानिब से किया। उसके बाद ये कहा गया कि अब तक जमा किए गए, ये 15 मई 2023 है, उससे पहले हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा दावा नहीं किया गया था। कहा गया अब तक जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, मुआवनीन और मुजरमों से बाखूबी वाकिफ़ हैं और इस हवाले से किसी किस्म की गलत फहमी या गुमराह कुन तासुर की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद कहा गया कि फोरम ने पुख्ता अज़म का इजहार किया है कि इस घनौने जुर्म में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बात वहीं पर नहीं रुकी वसीम। उसके बाद 7 जून 2023 को रावलपिंडी ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसका इनेकाद किया गया। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्मी के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की और उसका एलामिया पिछले खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सख्त था। और उसमें कहा गया, यानी 7 जून के एलामिये में, कि फोरम ने 9 मई को पेश आने वाले योम सियाह के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए इस बात का पुख्ता अज़म दोहराया है कि शोहदा की यादगारों, जनाह हाउस, अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले तमाम अनासिर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। यानी इससे पहले कहा गया कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में फौजी अदालतों में ले जाने का ऐलान किया गया। और फिर कहा गया इस एलामिये के अंदर कि जो आईने पाकिस्तान से निकले आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उनके तहत कटहरे में लाया जाएगा। फोरम ने यह भी कहा कि इंसानी हकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों का सहारा लेकर असल मुजरिमों के चेहरे को छुपाने और सच से नजरें चुराने की कोशिशें न सिर्फ लाहासिल हैं बल्कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मौजूदगी में बेमानी हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद का दावा पहले भी किया गया और फिर 7 जून को दोबारा किया गया और यह भी कहा गया
کہ فورم نے اس امر پر زور دیا کہ اگرچہ ان مجرموں اور اکسانے والوں کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان سازشی منصوبہ سازوں اور اصل ماسٹر مائنڈز کے گرد بھی قانون کا گھیرا تنگ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جنہوں نے ریاست یعنی جو اصل منصوبہ ساز ہیں انہوں نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پر مبنی بغاوت کو فروغ دیا اور ملک میں انتشار پیدا کرنے کی سازش کی۔ فورم نے یہ بھی عزم کیا کہ ایسی کسی بھی کوشش جو دشمن قوتوں کے ان گھناؤنے عزائم کی راہ میں رکاوٹ بننے یا فیصلہ کن کارروائیوں کی روکنے کی کوشش کرے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی متعدد پریس کانفرنس کی۔ پہلی پریس کانفرنس 26 جون 2023 کو کی گئی تھی، اس میں 9 مئی کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا گیا تھا، ذرا یہ سنیے۔ 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے 76 سال سے نہ کر سکا وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پریس کانفرنس کی گئی جو کہ 7 مئی 2024 کی تھی، اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا تھا، ذرا یہ سنیے۔ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس ہیں۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائم۔ اب ذرا عمران خان کے مخالف سیاسی جماعتیں جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تو بیانیہ ہم نے آپ کو بتایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ 9 مئی کو کیا سمجھتی ہیں، ذرا یہ بھی سنیے گا۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ، ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا، دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، 9 مئی کا واقعہ اتنی بڑی غداری، اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو اس کا سرغنہ ہے وہ آج جیل میں نہ ہوتا۔ آج جہاں پر پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، وہاں پر اس بات کا آپ کو پوری طرح پہرا دینا ہوگا کہ جنہوں نے 9 مئی کا جو غداری کا ایک سازش تھی، سازش جس میں خالی سیاستدان نہیں تھے، عمران خان نہیں تھا، اس کے حواری تھے، فوج کے اندر بھی، جوڈیشری میں بھی اور دوسرے محکموں میں بھی لوگ تھے، باقاعدہ ایک پلان تھا۔ عمران خان نے فوج کے خلاف غداری کی، عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے خلاف غداری کی، اور اگر وہ خدا نخواستہ سازش کامیاب ہو جاتی تو میں اور آپ آج یہاں پر انٹرویو نہ دے رہے ہوتے۔
तो ये वो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त और ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, जिनके पास पूरी रियासती मशीनरी है। अब तो अदलिया भी उनके ताबे हो चुकी है, एक मातहत महकमा बन चुकी है। अब ज़रा दूसरे फरीक का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, 9 मई उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई, उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा ये दावा किया कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ताहाल वो तो नहीं हो सकी, मगर उसके बाद जब वो गिरफ़्तार हुए तो जेल से जो उनका पैगाम सामने आता है वो ज़रा सुनिएगा। और ये अहम इसलिए है कि आज भी जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बातचीत का आगाज़ होता है तो पहली शर्त ये रखी जाती है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए। इमरान खान ने अपने उस एक्स अकाउंट पर स्टेटमेंट में क्या कहा था, मरियम ज़रा बताइए। इमरान खान ने 7 मई 2024 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में जो पैगाम दिया उसमें कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जद्दोजहद नहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, मुल्क में अदल इंसाफ को फ़रोग देने को अपनी पहचान बनाया। उसके बाद वो 9 मई से मुतालिक कहते हैं कि 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकते हैं तो ये यकीनन बड़ी गलत फहमी का शिकार है। चुनाचा मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ, नंबर 1, कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के जरिए अगवा किया गया। नंबर 2, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई। नंबर 3, किसके हुक्म पर मेरे ऊपर तशद्दुद और अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले 69 शहरियों पर गोलियां बरसाई गई। नंबर 4, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया, अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए इन पर दबाव डाला गया। और नंबर 5, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह मुमासिल दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त के हुक्मरान याहिया खान सियासी फ्री कैंट से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। चुनाचा 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरकी पाकिस्तान से फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क से हमारे हज़ारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने और एहतजाज लॉन्ग मार्च खैर ये पुराना है क्योंकि उसमें उस वक्त का है और उसके बाद भी उसी वो बार बार लंदन प्लान का जिक्र करते हैं और उसके बाद वो ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात से मुतालिक एक आज़ाद इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए ताकि पता चले कौन सा फरीक क्या कर रहा था। दोनों जानिब से DG ISPR की भी 7 मई 2024 की स्टेटमेंट और इमरान खान की भी 7 मई 2024 की स्टेटमेंट एक चीज़ मुमासलत है दोनों में, वो दोनों कहते हैं कि ये पहले से प्लान था। तो पहले से प्लान किसने किया था ये बात अभी तहकीक इसके जो है वो होनी है। तो आपकी याद दहानी के लिए दोनों तरफ के जो बयानिए थे वो हमने आपके सामने रखे। अच्छा मरियम, इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो मेरे लिए है वो ये कि DG ISPR ने 26 जून 2023 और 7 मई 2024 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा गया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। यही बात फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी कही गई। तो मेरे नज़दीक अगर इस मुल्क के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जमान हैं वो आकर टीवी पर ये स्टेटमेंट देते हैं तो मेरे नज़दीक अहम इसलिए है कि वो वहाँ पर कोई लव बात तो नहीं करेंगे, वो वहाँ पर कोई झूठ तो नहीं बोलेंगे, उनके पास कुछ ना कुछ होगा। तो क्या वो सामने भी आया वो जो दावे किए जा रहे थे? तो उस हवाले से फौजी अदालतों में 104 लोगों का ट्रायल हुआ, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त दी या नहीं दी। फौजी अदालतों में ट्रायल में क्या ये साबित हुआ कि ये मुल्क दुश्मनी थी, ये इदारों में बगावत थी और इसका मास्टरमाइंड इमरान खान था? सिम जो फौजी अदालतों में मुकदमात चले उनके अंदर हैरानकुन तौर पर जो कन्विक्शन रेट है वो 100% है। सबको सजाएं हुई, सब पर जुर्म साबित हुआ, लेकिन वो जुर्म किस बुनियाद पर साबित हुआ किसी को आज तक मालूम नहीं है। लेकिन इस ज़िमन में पेशावर हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त किस्म का फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, उससे पे आने से पहले
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स के इंट्रा कोर्ट अपीलों के दौरान समाअत में सामने आया, पता ये चला कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 3 है वो अट्रैक्ट हुई इन मुल्ज़मान पर, और उसकी सादा तशरीह ये है कि ममनुआ इलाके में जाकर एहतजाज करना। और अब उसमें भी दिलचस्प बात मैं आपको माजरत के साथ बताता चलूं कि ये एक आईनी बेंच के, हुकूमत के अपने चुने गए बेंच की ऑब्जर्वेशन में आपके सामने रख रहा हूं। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कहा था कि वाकयात मई के थे, जबकि अक्टूबर के करीब जाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई, उसका माजी से इतलाक करके बाद में की गई कानून साजी को माजी में इतलाक करके और मुल्ज़मान को जो है वो सजाएं दी गई हैं। और उस शिक के तहत जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके शामिल की गई बाद में, जिसके तहत फिर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, उस शिक के अंदर ये दर्ज है कि अगर कोई शख्स किसी ममनुआ इलाके में दाखिल होगा तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस शिक का इतलाक होगा और उसका जो ट्रायल है वो हो सकेगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा हो सकेगी, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर नहीं बल्कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज है। अब ये मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जोड़कर फौजी अदालतों में ले जाया गया। उसके लिए बाकायदा अमेंडमेंट की गई कि जो ममनुआ इलाके हैं उनकी तशरीह को भी बदला गया और कहा गया कि ममनुआ इलाके किसी भी तरह के जो ये डिफेंस के इलाके हैं या जितने भी पूरे मुल्क के अंदर आर्टिकल 12 बड़ा वाज़ेह है कि किसी जुर्म के हवाले से आप किसी कानून में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो उसका माजी से इतलाक नहीं होगा। बहरहाल इस वक्त हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब फौजी अदालतों के मुकदमात में चूँकि फैसले नहीं दिए जाते, समरी ऑफ एविडेंस नहीं दिया जाता, कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं दी जाती, तो 5 मुल्ज़मान गुज़श्ता दिनों पहुँचे थे पेशावर हाई कोर्ट में। उनकी एक तो दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दी गई थी, जबकि उन्होंने रिकॉर्ड के हसूल के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 2 एक दरख्वास्त और एक उसमें CMA थी। 6 सफ़ात का टोटल हुक्मनामा था। 5वां और 6ठा सफ़ा इस हवाले से खासा अहम है और उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने बादियो नज़र में ये क्लेम किया है, ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि 9 मई सिविल जुर्म था, ना कि कौमी सलामती का या कौमी मुफाद का। और उसमें हवाला दिया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कि आर्मी एक्ट का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जब रिकॉर्ड के हसूल के लिए कोई दरख्वास्त आएगी तो आर्मी एक्ट ये आर्मी के जैक ब्रांच को ये पाबंद बनाता है कि वो वाज़े तौर पर जो रिकॉर्ड है वो जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको फराहम करेगा। सिवाय एक इस्तिस्ना उस मामले में दिया गया है कि अगर आर्मी चीफ समझते होंगे कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ये उस कार्रवाई का कोई हिस्सा मुल्क की सलामती, कौमी सलामती या मुफाद के खिलाफ है तो फिर मुहैया नहीं किया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने कोई ऐसा हुक्मनामा प्रोड्यूस नहीं कर पाए जिसमें आर्मी चीफ ये समझते हों कि 9 मई 104 लोगों का ट्रायल उसका कोई हिस्सा या पूरी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुल्क की सलामती के खिलाफ थी। अब आ जाइए दूसरे मुकदमे पे, सिविल फौजदारी अदालतें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं। सिर्फ पंजाब की बात करते हैं 318 मुकदमात हैं, 35,000 से ज़ायद मुल्ज़मान हैं, 4 माह के अंदर ट्रायल का फैसला, उस पर हम बात कर चुके। उसमें कोर या प्राइम जो अक्यूज्ड हैं वो इमरान खान साहब हैं। और उस सिलसिले में दिलचस्प हक़ाइक़ क्या सामने आए हैं, पूरे मामले पर जो प्रोसिक्यूशन के 2 मरकज़ी गवाह हैं वो दोनों, उनका ताल्लुक पुलिस से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी हैं वो अपने आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अगर किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में, किसी भी ऐसी अदलिया में जो कि एक आज़ाद अदलिया है, वहाँ पर यह कहानी बेची जाए कि जी इमरान खान 4-5 अपने हार्ड कोर रहनुमाओं के साथ 9 मई की साजिश प्लान कर रहे थे और पुलिस के जो वो एहलकार या अफसरान थे उन्होंने हुलिया बदला और जाकर इमरान खान की उस मीटिंग में बैठ गए और उन्होंने उसको सुना और आज आकर वो अपना 161 का बयान दे रहे हैं। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो डस्टबिन की जीनत तो बनते हैं, फैसलों की जीनत नहीं बना करते। मगर उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई के जो एक और गवाह थे, इसमें आगे जाने से पहले इमरान खान के जो 8 मुकदमात थे 9 मई से जुड़े, जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस शहबाज रिजवी और तारिक महमूद बाजवा ने उनकी बेल खारिज कर दी, ज़मानत की दरख्वास्तें उनकी खारिज की, उसमें जो 2 गवाहान के बयानात उन्होंने शामिल किए उनमें से एक है जिनके हवाले से हम ये बात कर रहे हैं कि वो उस मीटिंग में शामिल थे जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इमरान खान ने ये मनसूबा बनाया तो सही, क्योंकि पुलिस अफसरान जो थे वो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे जहाँ इमरान खान अपने पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ मिलकर 9 मई से मुतालिक मनसूबा साजी कर रहे थे। और इमरान खान को जैसे कि मुख्तलिफ प्रेस रिलीजेस के अंदर मास्टरमाइंड कहा गया, वो मास्टरमाइंड जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने भी तस्वुर करके उनकी जमानतें खारिज की। तो उनमें से एक गवाह जो है उनके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक इंकशाफ सामने आया था, वो बताइएगा ज़रा।
इंकशाफ जो है वो हमारे लाहौर से कोर्ट रिपोर्टर है शाकिर महमूद अवान उनका नाम है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये बताया कि कोट लखपत जेल में 9 मई साजिश के मरकजी गवाह जो हैं खालिद हस्साम, जो कि पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान के खिलाफ मरकजी गवाह हैं, जिन्होंने दावा किया था कि 9 मई की साजिश उनकी आंखों के सामने तैयार हुई। आज जब थाना शादमान यानी गुज़िश्ता रोज़ जब थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया, जिस थाने में वो ड्यूटी करते थे, तो वहाँ से इंकशाफ हुआ कि उस दिन ये शख्स यानी हस्साम खालिद छुट्टी पर था। वो शख्स ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं था, जिसके बयान को रिकॉर्ड में हिस्सा बनाकर और बुनियाद बनाकर इमरान खान की ज़मानतें भी खारिज की जा रही हैं और उनको 9 मई का मास्टरमाइंड साबित किया जा रहा है। वो शख्स जो है वो छुट्टी पर था, मौजूद नहीं था। और ये जो रजिस्टर है ना, जो थानों के अंदर मौजूद होता है, उसमें वो बाकायदा बाय हैंड लिखते हैं हर शख्स की हाज़िरी। उस रजिस्टर को बहुत अरसे से कोशिश की जा रही थी मंगवाने की, नहीं मंगवाया जा रहा था। जो वकला की टीम थी पीटीआई की, उन्होंने इंसिस्ट किया, फिर वो मंगवाया गया तो पता चला कि वो शख्स जिसका नाम हस्साम खालिद है, जो कि पुलिस का एक अहलकार है, जिसको इमरान खान की पूरी साजिश तैयारी में गवाह जो है वो प्राइम विटनेस कहा जा रहा है, वो उस दिन छुट्टी पर था, मौजूद ही नहीं था। अब इस सारे मामले में जो एक ताकतवर फरीक है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत पाकिस्तान, जो कि ये ताकत रखते हैं, ये रिसोर्सेज रखते हैं कि वो इसको साजिश क्लेम कर सकें। क्योंकि मेरे नज़दीक बतौर एक सहाफ़ी, जब इस मुल्क की अफवाज के तर्जमान आकर कहेंगे कि उनके पास इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, तो मेरे नज़दीक सबसे अहम तरीन बात यही होगी, मेरे नज़दीक सबसे मुसद्दका इतला यही होगी, मेरे नज़दीक सबसे वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन यही होगी कि वाकई ही कोई साजिश के ताने बाने या सबूत मिल चुके होंगे। क्योंकि जो दूसरा फरीक है इमरान खान, वो चाहे उसके साथ अवाम पाकिस्तान हो, 8 फरवरी 2024 हमने देखा कि जिस तरह से मैंडेट को छीना गया, तो बज़ाहिर वो इतनी ताकत नहीं रखता कि वो ये साबित कर पाए जो उसका क्लेम है। बादियो नज़र में, अवामी तासुर में तो ये साबित हो चुका। 9 मई का जवाब अवाम ने 8 फरवरी को दिया, लेकिन डॉक्यूमेंटेड ये चीज़ वो साबित कैसे कर सकता है जो इस वक्त खुद ज़ेरे अताब है कि ये क्या था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो अगेन ये जो बार है ये इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त के पास आता था। तो अब अगेन सवाल यही है कि कौमी सलामती जैसा हसास मामला क्या सिर्फ बयानिए से बनता है या उसके लिए शवाहिद चाहिए? अगर तौर पर वसीम कौमी सलामती है क्या? देखिए, अमली तौर पर कौमी सलामती इसकी कोई वाज़े डेफिनेशन तो है नहीं। हर मुल्क जो है वो मौजूदा वक्त में अपनी तरह की जो उसकी तारीफ़ है वो करता है, मगर उसकी चंद बुनियादी चीज़ें हैं कि जी इसमें पूरी मुल्क, पूरे कौम का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी सलामती हो, फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़, सरहदों पे जंग, दहशत गर्दी, सियासी इस्तेहकाम जिसमें हुकूमती निज़ाम और दीगर मामलात और जमहूरियत, अच्छा उसमें कानून की हुक्मरानी भी आती है, उसमें माशी तहफ़्फ़ुज़ भी आता है, साइबर सिक्योरिटी भी आती है, नज़रियाती या समाजी हम आहंगी भी आती है। लेकिन ये तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे यहाँ कौमी सलामती को जिस कदर एक इलास्टिक टर्म बना दिया गया है कि जो भी ताकतवर फरीक होता है वो अपनी तरफ उसे छीन के कहता है कि सहाफ़ी को सवाल भी कर ले तो कौमी सलामती के खिलाफ खतरा है, जो कोई तनकीद कर ले तो वो कौमी सलामती के खिलाफ खतरा है। लेकिन यहाँ पर सवाल अगेन यही है कि अगर हकीकतन ये कौमी सलामती के खिलाफ खतरा था तो पूरी रियासत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो कि इस वक्त ताकत रखती है वो इसको अदालतों में अब तक साबित क्यों नहीं कर पाई? और अगर कर पाई है तो ये चीज़ हम आपकी अदालत में छोड़ते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। दूसरी तरफ वही बात कि जहाँ पंजाब हुकूमत ये क्लेम करती है, PMLN ये क्लेम करती है कि उनके पास भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और मुल्क दुश्मन मुल्क भी इस कदर नुकसान नहीं पहुँचा सका था, तो फिर हुकूमत वक्त ये चीज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने क्यों नहीं रखती? ये दोनों मिलकर इसको अदालतों में क्यों नहीं रखते? कौमी सलामती, साजिश, गद्दारी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में साबित नहीं होती, इसके लिए अदालतों में शवाहिद ज़रूरी होते हैं। और अगर शवाहिद ना दिए जाएं तो फिर बादियो नज़र में दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि नाअहली है हुकूमत की, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की, पुलिस की, तफ्तीशी निज़ाम की, या फिर जो दूसरी मुमकिन अप्रोच इस मामले में हो सकती है कि जो आपका मुखालिफ फरीक है उसका जो नैरेटिव है वो शायद हकीकत के करीब तर है। बहरहाल वसीम, इस सारे के सारे मामले के अंदर 9 मई को बुनियाद बनाकर इस मुल्क के अंदर जो पोस्ट 9 मई पूरा सिस्टम खड़ा किया गया, उसमें कोई उम्र रसीदा है, किसी के घर की कोई चादर चारदीवारी है, किसी की कोई बच्चों की हुर्मत है, किसी शख्स का कोई ज़ाती कोई वक़ार है, सबको बिल्कुल साइड कर दिया गया। हर किस्म की खिलाफ वर्जियाँ की गई।
मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रहनुमा जो कि लाहौर में कैद हैं, उमर रसीदा भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत सख्त नासाज है, लेकिन वो इस निज़ाम के सामने, क्योंकि वो 9 मई के उन मनसूबा साजों में शुमार होती है जिनके खिलाफ शवाहिद ये हैं जो हमने आपके सामने रखे, जिससे आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं कि इस वक्त तक के पेश करदा शवाहिद मौजूदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद के दावे को कितनी तकवीत पहुँचाते हैं। तो बहरहाल जो एक सिस्टम खड़ा किया गया है, ये सिस्टम बहुत अरसा चल नहीं सकता जब तक आप कोई ठोस शवाहिद पेश ना करें। जितनी मरतबा दावा किया गया, जितनी मरतबा ये कहा गया कौम को पता है क्या हुआ, कौम को पता है क्या हुआ, कौम को शवाहिद और कौम को सबूत चाहिए। कौम बहुत सारी बातों पर सवाल पूछती है, तो उस सवाल पूछने पर कौमी सलामती को ख़तरे और मुआफ़िया मांगने से बेहतर है कि बाकायदा बताया जाए कि ये गलत हुआ, इस शख्स ने ये गलत किया। अगर इमरान खान वाकई मनसूबा साज या वाकई परपिट्रेटर है तो शवाहिद लेकर आए, अवाम उसको भी तस्लीम करेगी। फिलवक्त हमने और दूसरा आपके इस सामने सारे मामले में ये मौक़िफ़ हम बार बार रखते रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं 9 मई हुआ, एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था, तो उसमें इस मुल्क की सिविल फौजदारी अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ड्यू प्रोसेस के तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ हर सूरत होना चाहिए। वरना अब भी जितने सवालात खड़े हुए हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको वही इंडिपेंडेंट फ्री जुडिशियल इंक्वायरी करवानी पड़ेगी जो फ़रीक़ सानी इसका मुतालबा करता है। तो अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अलाने के बाद।